हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, ये पूरी डिटेल है इसकी। अगर बड़ा प्रश्न आता है तो भी, और छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं जो बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से। बैलेनोग्लॉसस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी भी पाई जाती है और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो पहले हम लेते हैं इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है कि इसकी जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है? प्रोबोसिस वाला पार्ट है, देन कॉलर वाला पार्ट है, देन ट्रंक वाला पार्ट है। ट्रंक वाले पार्ट में भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट कहलाता है, दूसरा हिस्सा हिपैटिक पार्ट कहलाता है और तीसरा लास्ट वाला जो टेल वाला हिस्सा होता है वो पोस्ट हिपैटिक रीजन कहलाता है। समर सीजन के टाइम पर जो इसका पोस्ट हिपैटिक रीजन वाला भाग है, ये भाग जो है ये टूटता है, कट सकता है और इसके छोटे छोटे पीसेस अलग होते हैं और प्रत्येक जो पीस है उस पीस से पूरा का पूरा बैलेनोग्लॉसस बन सकता है। तो इस तरह से होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, जो केवल गर्मियों में यानी समर में होता है। जो टेल का भाग है यानी पोस्ट हिपैटिक रीजन है, उस वाले भाग में सेक्शन कटते जाएंगे और उससे पूरा का पूरा एनिमल डेवलप हो सकता है। ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लेते हैं रीजनरेशन। पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें पाई जाती है। किसी कारण से यदि इसका प्रोबोसिस हिस्सा या कॉलर हिस्सा या ट्रंक वाला हिस्सा अगर कोई सेपरेट हो जाता है तो प्रत्येक सेगमेंट में यानी प्रत्येक जो पार्ट है इसका, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे पार्ट्स का निर्माण कर सके। जैसे मान लो प्रोबोसिस इसका अलग हो गया तो प्रोबोसिस से कॉलर और ट्रंक वाला भाग बन सकता है। कॉलर वाला हिस्सा मान लो अलग हो गया तो इससे प्रोबोसिस और ट्रंक वाला हिस्सा बन सकता है और ट्रंक वाला हिस्सा अगर सेपरेट हो गया तो इससे आगे कॉलर और प्रोबोसिस वाला हिस्सा बन सकता है। यानी ईच पार्ट जो है उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये हो गया इसका रीजनरेशन। अब हम आते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं वो हम लेते हैं यहाँ पर। ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। बाहर से देखने पर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल बैलेनोग्लॉसस, एक जैसे दिखाई देते हैं बाहर से दिखने पर। तो जब इसका सेक्शन कटिंग करते हैं या जब हम कट करके देखते हैं तो जो गोनैड्स का कलर है उस कलर से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अब हम लेते हैं कि जो गोनैड्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ पर है और उनकी संरचना कहाँ पर है। गोनैड्स की पोजीशन कहाँ पर है? हमें पता है कि जो ट्रंक वाला रीजन है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट। तो इस ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट में यहाँ जैसे बता रखा है, ये ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट शो किया है। सेंटर में एलिमेंट्री कैनाल है और एलिमेंट्री कैनाल के दोनों साइड में लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड गोनैड्स होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल है और दोनों साइड में लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स की संरचना कैसी होती है? ये तो गोनैड हो गया जो ओवल शेप का है, ये गोनोडक्ट हो गई और ये गोनोपोर है। तो प्रत्येक गोनोपोर कहाँ खुल रही है? दोनों साइड में। दोनों साइड में कहाँ पर? दोनों साइड में गिल पोर्स हैं, गिल स्लिट्स हैं और गिल पोर्स हैं, तो गिल पोर्स के पास में। तो इस तरह से ये हो गया इसकी पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। कहाँ पर है? ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट में जो जेनाइटल विंग्स हैं उन जेनाइटल विंग्स में दोनों साइड में गोनैड्स आर लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड। ठीक है, एक अनुदैर्ध्य पंक्ति में व्यवस्थित है जिसमें ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ये गोनैड है। इसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोसेस होगा मियोसिस का और उससे फॉर्मेशन होंगे गैमेट। अगर मेल है तो स्पर्म्स बनेंगे, ऑब्वियस है, और अगर फीमेल है यानी ओवरी है तो ओवरी है तो ओवा का निर्माण होगा। और वो दोनों ये जो पोर्स हैं साइड में, इन पोर्स के द्वारा जो गैमेट्स हैं वो बाहर समुद्र में रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट
द स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ द गोनैड्स। अब हम लेते हैं यहाँ पर स्पर्म्स और ओवा, यानी मेल स्पर्म्स बाहर रिलीज कर देगा, फीमेल ओवा बाहर रिलीज कर देंगे। तो अब पानी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन किस तरह से हुआ? एक्सटर्नल, इन द सी वाटर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट में अब कौन सा प्रोसेस शुरू होगा? विदलन की प्रक्रिया, यानी क्लीवेज। तो अब हम लेते हैं कि इसमें क्लीवेज किस प्रकार का होता है। इसमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, यानी पूर्णभंजी है और इक्वल जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो इक्वल साइज के बनेंगे। तो क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड इक्वल होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मॉड्यूला का निर्माण होगा। मॉड्यूला क्या होती है? ब्लास्टोमियर का सॉलिड जो मास बनता है वो कहलाता है मॉड्यूला। मॉड्यूला के बाद ब्लास्टुला का निर्माण होगा, यानी ये जितनी भी जो ब्लास्टोमियर्स हैं जो इक्वल साइज की हैं, ये ब्लास्टोमियर्स जो है ये अपने आप को पेरिफेरी में पूरे जो है अरेंज कर लेंगी और बीच के अंदर एक बड़ी कैविटी बन जाती है। ये कैविटी क्या कहलाती है? ब्लास्टोसील। और बाहर की तरफ जो सेल्स हैं, जैसे एक खोखली बॉल होती है ना प्लास्टिक की, बाहर की लेयर है अंदर से खाली है, तो उस तरह से ये ब्लास्टोसील हो गया और ये ब्लास्टोमियर्स हैं। तो मॉड्यूला से बना ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद अब किस चीज का फॉर्मेशन होगा? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का किस तरह से होगा? ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये एक साइड से अंदर की तरफ जाने लगती है, इनवेजिनेशन, ये अंदर की तरफ जाने लगती है। तो इस तरह से ये ऑलरेडी जो ब्लास्टोसील वाली कैविटी है ये छोटी होती जाएगी और ये जो नई कैविटी बनती जाएगी ये कैविटी कहलाएगी आर्केंट्रॉन। क्या कहलाएगी? ये आर्केंट्रॉन कैविटी कहलाएगी। और इस कैविटी की जो ओपनिंग है ये कहलाएगा ब्लास्टोपोर। ये क्या कहलाएगा? ब्लास्टोपोर। अब हम लेते हैं, देखो यहाँ पर नाम दिया है ड्यूटेरोस्टोमा, यानी ये जो ब्लास्टोपोर वाला जो पार्ट है ये बाद में इस वाले पार्ट से इस एनिमल का एनस का निर्माण होगा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमा। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है तो क्या कहलाया जाता है? प्रोटोस्टोमा। लेकिन यहाँ पर ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होगा? एनस का निर्माण होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ड्यूटेरोस्टोमा। तो इस तरह से कई छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते जाएंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ से ड्यूटेरोस्टोमा प्रकार का है, यानी ब्लास्टोपोर जो है अंततः उससे किसका निर्माण होगा? एनस का निर्माण होगा। अब हम लेते हैं इसमें डेवलपमेंट किस प्रकार का है। इसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इसमें लार्वा अवस्था है। तो अब प्रश्न ये आता है कि इसके लार्वा का क्या नाम है। इसके लार्वा को कहा जाता है टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा, ये अपने आप में छोटा प्रश्न बनता है कि बैलेनोग्लॉसिस के लार्वा को क्या कहा जाता है? टॉर्नेरिया लार्वा। दूसरा प्रश्न बनता है ये किससे एफिनिटी यानी समानता दर्शाता है। टॉर्नेरिया लार्वा जो है ये एफिनिटी शो करता है टू बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा और बैलेनोग्लॉसिस का टॉर्नेरिया लार्वा दिखने में लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी अलग से दो छोटे प्रश्न जो है आपके लिए आते हैं कि बैलेनोग्लॉसिस का लार्वा टॉर्नेरिया लार्वा एंड इट शोज सिमिलैरिटी टू द एफिनिटी टू द बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अब हम आते हैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टॉर्नेरिया लार्वा का अपना स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर आप देखो एक घंटी के जैसी आप एक पहले संरचना बना लो, इस तरह से ये बेल के जैसी पहले आप एक संरचना बना लो। उसके बाद में यहाँ लगभग आधे से थोड़ा सा इस वाले भाग को जो है यहाँ हम माउथ वाला पार्ट बनाएंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर हम जो है ब्लास्ट ये प्रोबोसिस का पोर हाइड्रोपोर बनाएंगे। तो ये इस तरह से आप एक संरचना बनाओ, बीच में एक लाइन बना लो और क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है तो यहाँ पर आप जो है ये देखिए आप ये बायलेटरल सिमेट्री शो हो रही है। यहाँ पर ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाला पार्ट है और ये एनस वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्नेरिया लार्वा। स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्नेरिया लार्वा में हमें क्या क्या चीजें बतानी है। पहले हम लेते हैं कि इसकी ओवरऑल अपीयरेंस कैसी है। ये फ्री लिविंग है, ये ट्रांसपेरेंट है और ओवल शेप का है। लगभग 3 mm इसकी साइज है, ओवल शेप का है, फ्री लिविंग है यानी फ्री स्विमिंग है एंड ट्रांसपेरेंट है, 3 mm इसकी साइज है। अब हम
हम लेते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीजें डिस्क्राइब करनी है, जैसे इसकी एलिमेंट्री कैनाल। इसकी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर आप देखें, ये माउथ प्रेजेंट है जो कहाँ पाया जाता है, एडल्ट में कहाँ पाया जाएगा, प्रोटोसील वाला जो है उसके मिड वेंट्रल में। तो यहाँ पर ये वेंट्रल वाला भाग है, यहाँ पर ये माउथ वाला पार्ट है, ठीक है। माउथ वाले पार्ट के जस्ट यहाँ ऑपोजिट, यानी कहाँ पर, मिड डॉर्सल, प्रोबोसिस जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ मिड डॉर्सल में क्या पाया जाता है, प्रोबोसिस पोर पाया जाता है ना, तो वहाँ पर जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर मिड डॉर्सल वाला भाग, यहाँ हम बताएंगे प्रोबोसिस पोर होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है एक एपिकल प्लेट। इस एपिकल प्लेट के ऊपर यहाँ पर सीलिया का गुच्छा पाया जाता है। तो ये सीलिया का गुच्छा क्या कहलाता है, एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया। और इस एपिकल प्लेट पर ही एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, आईज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो लाइन शो हो रही है इसकी व्हाइट कलर से, ये इसका शो कर रहा है प्रोबोसिस का सीलोम वाला पार्ट। सीलोम हम पढ़ चुके, 5 होती है, सेपरेट होती है पांचों। तो प्रोबोसिस की सीलोम जो कि बहुत ही संकीर्ण होती है प्रोबोसिस वाले पार्ट में, तो ये पार्ट इसका शो कर रहा है, ये प्रोबोसिस की सीलोम, जिसको हम प्रोटोसील भी कह सकते हैं। प्रोटोसील हमें पता है एक छिद्र के द्वारा मिड डॉर्सल में जो उपस्थित है वो ओपन हो रही है, तो ये वो छिद्र है प्रोबोसिस पोर। पहले इसको कहा जाएगा हाइड्रोपोर, उसके बाद में इसी को क्या कहा जाएगा, प्रोबोसिस पोर। तो ये हो गया इसका प्रोटोसील वाला पार्ट। अब हम लेते हैं यहाँ माउथ वाला पार्ट है, तो माउथ वाले पार्ट से यहाँ पर इस तरह से सेंटर में लाना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से सेंटर में लाएंगे तो ये वाला पार्ट, माउथ के बाद में फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस आता है। तो फिलहाल इसमें क्या है, माउथ के बाद में ईसोफेगस है और स्टमक वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, और ये एनस जो बाहर की तरफ ओपन होगा। इसके अलावा इसमें और क्या है, 2 सिलियरी बैंड है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये येलो कलर से दिखाया गया है, एक ये सिलियरी बैंड है। ये जो सिलियरी बैंड है, क्योंकि ये माउथ वाले पार्ट के ऊपर की तरफ है, तो इसको कहते हैं प्री ओरल सिलियरी बैंड। इसको क्या कहेंगे, सरकम ओरल सिलियरी बैंड, यानी ओरल वाले पार्ट को घेरते हुए ये सरकम ओरल सिलियरी बैंड। इसके जो सिलिया होते हैं ये लगातार मूवमेंट करते हैं, और इसके लगातार मूवमेंट के कारण जो वाटर करंट बनता है उससे जो पानी अंदर आता है उसके साथ में भोजन अंदर आएगा, ठीक है। एक बैंड ये हो गया। दूसरा सिलियरी बैंड है, यहाँ पर आप देखें पीछे की साइड में, जिसके सीलिया इसके कंपेयर में थोड़े से बड़े हैं, और ये कहलाता है पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड। ये पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड, इसकी जो सीलिया जो मूवमेंट करते हैं उसके कारण ये ऐसे लट्टू की तरह घूमते हुए रोटेट करता है, और उसी के कारण इसका नाम रखा गया है टॉर्नेरिया लार्वा। तो 2 सिलियरी बैंड है, एक कौन सा है, सरकमओरल सिलियरी बैंड, जिसके सीलिया साइज में थोड़े छोटे हैं, जिसके मूवमेंट से जो वाटर करंट बनता है उससे पानी अंदर आ रहा है और पानी के साथ भोजन अंदर आ रहा है। और ये पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड के सीलिया साइज में थोड़े बड़े हैं, इसके मूवमेंट के कारण ये खुद टॉर्नेरिया लार्वा जो है ये लट्टू की तरह घूमता हुआ मूवमेंट करता है। तो इस तरह से हमें इसका खुद के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिस्क्राइब करना है, यहाँ पर आप देखें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, यानी ये माउथ जो मिड वेंट्रल वाले पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन एनस। सिलियरी बैंड्स 2 हैं, एक सरकमओरल सिलियरी बैंड, इसके सीलिया के बारे में, इसके मूवमेंट और इसके फंक्शन के बारे में। दूसरा पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड, इसके सीलिया के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। एपिकल प्लेट यहाँ पर एपिकल वाले पार्ट पर, जिसमें हमें एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया और एक जोड़ी आंखों के बारे में बताना है। इसके अलावा हमें प्रोटोसील, ये प्रोटोसील बन गई है, ठीक है। तो प्रोटोसील अलग ही होगी, है ना, सेपरेट होती है पांचों सीलोम। तो ये प्रोटोसील विच ओपन्स बाय क्या, प्रोबोसिस पोर, प्रोटोसील पोर, है ना। तो ये प्रोटोसील पोर कहाँ पर है, मिड डॉर्सल में, जहाँ प्रोबोसिस खत्म होगा वहां पर मिड डॉर्सल में यहाँ पर। तो ये प्रोटोसील और प्रोटोसील पोर के द्वारा बाहर ओपन हो रही है। बाद में आगे चलकर जब इसका डेवलपमेंट होगा तो मीसोसील भी बन जाएंगी, कॉलर वाले भाग में 2 बनेंगी जो, और मेटासील भी बन जाएंगी ट्रंक वाले भाग में जो 2 होगी संख्या में। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन।
अब हम लेते हैं जो लास्ट पार्ट है इसका, वो है मेटामॉर्फोसिस। हम यहाँ लेते हैं मेटामॉर्फोसिस में हमें क्या क्या पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं। मेटामॉर्फोसिस में सबसे पहले हम लेते हैं सिलियरी बैंड क्रॉस, मतलब दोनों सिलियरी बैंड डिसअपियर हो जाते हैं। एडल्ट के अंदर हमें केवल क्या देखा था कि माउथ जहाँ है उसके ओपनिंग के थोड़ा सा ऊपर की साइड में केवल क्या है, एक सिलियरी जो है अपर्चर, एक सिलियरी बैंड है बस, है ना वहां पर। तो ये सर्कमओरल सिलियरी बैंड और ये पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड दोनों क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं। एपिकल प्लेट क्रॉस, मतलब दिस आल्सो डिसअपियर्स। एपिकल प्लेट डिसअपियर हो रही है तो उसके साथ में इसके ऊपर उपस्थित एक जोड़ी आंखें और इसके ऊपर उपस्थित एपिकल टफ्ट जो है सीलिया का, ये भी डिसअपियर होगा। फिर इसमें बनती क्या चीजें हैं, 3 पार्ट्स, यानी बॉडी इलोंगेट होती है और इलोंगेट होने के साथ में बॉडी के 3 हिस्से बन जाते हैं। पहला हिस्सा प्रोबोसिस, दूसरा हिस्सा कॉलर और तीसरा हिस्सा ट्रंक। फिर बकल डायवर्टिकुलम का डेवलपमेंट होता है, यानी ये जो माउथ है और यहाँ पर ये ऊपर प्रोबोसिस वाले भाग में यहाँ पर बकल डायवर्टिकुलम जो है ये बनेगा, बकल डायवर्टिकुलम बनेगा। फिर गिल स्लिट्स वाले भाग बनते हैं, जो कौन से वाले भाग में बनेंगे, जो ट्रंक वाला पार्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है ब्रैंकियोजेनिटल पार्ट, वहां पर एलिमेंट्री कैनाल के दोनों साइड में, यानी दोनों लेटरल साइड में गिल स्लिट्स बनेंगे, ठीक है। हाइड्रोपोर, जो यहाँ पर ये प्रोबोसिस की जो ओपनिंग है ये हाइड्रोपोर कहलाती है, तो ये अब क्या कहलाएगी, प्रोबोसिस पोर, यानी प्रोटोसील का पोर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर ये वाले पॉइंट्स कवर करने हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाता है बैलेनोग्लॉसस का रिप्रोडक्शन, जिसमें छोटे छोटे कई प्रश्न जो कवर हो रहे हैं वो मैं आपको वापस बता देती हूँ। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, इसमें रीजेनरेशन किस प्रकार से हो रहा है, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, और इसमें गोनैड्स की पोजीशन क्या है, इसमें गोनैड्स की संरचना कैसी है, इनकी ओपनिंग के बारे में, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, क्लीवेज होलोब्लास्टिक और इक्वल होगा, मॉर्यूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला, और उसके बाद में जो ब्लास्टोपोर है, इस ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होगा, यानी ड्यूटेरोस्टोमा प्रकार का इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद में हमें बताना है कि इसके लार्वा को क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा। इसका लार्वा कौन से लार्वा से समानता रखता है, इकाइनोडर्मेटा के बाइपिनेरिया लार्वा से समानता रखता है। फिर टॉर्नेरिया लार्वा का खुद का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें, ये जो पॉइंट है, ये फ्री लिविंग ट्रांसपेरेंट ओवल, इसकी साइज, इसके एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर सिलियरी बैंड जो 2 पाए जाते हैं इनके बारे में, एपिकल प्लेट, आईज और ये एपिकल टफ्ट के बारे में, प्रोटोसील का जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में हो चुकी होती है ये। और यहाँ पर एक और चीज आती है कि यहाँ पर जो प्रोबोसिस वाला जो हिस्सा होता है वहीं पर क्या चीज पाई जाती है, हार्ट वेसिकल। तो यहाँ हार्ट वेसिकल का भी डेवलपमेंट हो जाता है, लार्वा में हार्ट वेसिकल का डेवलपमेंट हो जाता है, और ये मीजो और मेटा सील जो है ये बाद में बनेंगी, ये हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर हमें मेटामॉर्फोसिस में कौन से पॉइंट टच करने हैं, सिलियरी बैंड डिसअपियर हो गए, एपिकल प्लेट डिसअपियर हो गई, इसके साथ ही आईज और एपिकल टफ्ट डिसअपियर हो गई, बॉडी 3 भागों में बढ़ जाएगी इलोंगेट होकर के, बकल डायवर्टिकुलम बन जाएगा, गिल स्लिट्स बन जाएंगे, हाइड्रोपोर अब क्या कहलाएगा, प्रोटोसील का पोर, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक, इसमें कई छोटे प्रश्न कवर हो रहे हैं और साथ में ये पूरा अगर बड़ा प्रश्न आता है तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कवर करता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर चीज इसके अंदर कवर हो रही है अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ बैलेनोग्लॉसस। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।